Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about chapter 14 of Organizational Behavior and Human Resource Dynamic जिसका नाम है Industrial Dispute। इस चैप्टर को हम फुली डिस्कस करेंगे इस सिंगल वीडियो में। So the content of the chapter is objectives, introduction, meaning, forms, causes, settlement, measures to improve it, preventions of industrial dispute, trade union। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है जो हमारा इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट होता है उससे ही हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बना है। एंड जो वेरियस टर्म्स हैं इसकी, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट या ट्रेड डिस्प्यूट, ये डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है ताकि डिफरेंसेस को शो किया जाए बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। अब जो ये ट्रेड यूनियन है वो क्या होती है, जिसमें वर्कर्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, यानी कि सैलरीड पर्सन भी होते हैं इसमें और प्रोफेशनल वर्कर्स भी होते हैं। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मीनिंग क्या है? जो डिस्प्यूट एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में अराइज होती है, जिसमें एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर और एक से ज़्यादा एम्प्लॉय भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, या बिटवीन वेरियस एम्प्लॉयर्स एंड वेरियस वर्कमैन। और क्यों हो सकती है? एम्प्लॉयमेंट के कनेक्शन से, या फिर लेबर की कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स एंड अदर कंसर्न्ड पर्सन्स। अब जर्नल मीनिंग की बात करें तो ऐसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट जो होता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर कह सकते हो एक डिसएग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में। These are some examples of industrial dispute in India, such as dispute regarding wages, working hours, promotion, bonus, retrenchment, layoffs, and leave policies. Next is definition of industrial dispute according to Industrial Dispute Act 1947। जो dispute दो employees के बीच में, या फिर दो employers के बीच में, या फिर employer और employee के बीच में होती है due to the reasons of employment and non-employment with the work conditions of any person। यानी कि ये डिस्प्यूट जो है उसका कारण क्या होता है? या तो जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे किसी पर्सन के साथ आपको प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट के साथ प्रॉब्लम है, या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट के साथ प्रॉब्लम है। तो जो डिस्प्यूट है वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन जाती है। ये कंडीशन है इसकी, जब वो डिस्प्यूट इन पार्टीज़ के बिटवीन अराइज होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा, दो एम्प्लॉयर्स हों या दो एम्प्लॉयज़ हों या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हो, ठीक है। और ये एम्प्लॉयमेंट या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रीज़न होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ कि उसकी सैलरी इससे ज़्यादा ड्रॉ नहीं होनी चाहिए वर्कमैन की 1600 पर मंथ से। और फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए बिटवीन वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच में, यानी कि एक कंट्रैक्ट होना चाहिए दोनों के बीच में। फिफ्थ पॉइंट इज़ यहाँ पे इंडस्ट्री होनी चाहिए, एम्प्लॉयर होने चाहिए, वर्कमैन होने चाहिए, यानी कि कलेक्टिव विल होनी चाहिए। यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो ऐसी पोजीशन में होना चाहिए यहाँ पे कि वो एम्प्लॉयज़ की सारी ही ग्रेवियंस को रेड्रेस कर सके, उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करके उनको सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है? जब काम रुक जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाती है और एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगती है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस आने लगते हैं, सेल रुक जाती है, तो इसी के साथ जो प्रॉफिट है उसमें भी फॉल होता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर फुली लायबल होगा कि उसके कस्टमर को सप्लाई नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे सेल नहीं हो रही है और प्रोडक्शन भी नहीं हो रही है ड्यू टू डिस्प्यूट, ठीक है। और काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं ड्यू टू डिस्प्यूट टू एम्प्लॉयर, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, पर्सनल इंजरी, और उसकी रेपुटेशन भी ख़राब हो जाती है। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर ड्यू टू डिस्प्यूट। सो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉई, अब एम्प्लॉई का तो सिंपल ही है कि अगर वो स्ट्राइक्स वगैरह करेगा तो अगर उसको जो रेगुलर इनकम मिल रही थी वो अब बंद हो जाएगी, जो अलाउंसेस मिल रहे थे, जो वेजेस मिल रही थी, तो इस पे उसकी फैमिली पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। फर्स्ट इज़ स्ट्राइक्स, मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम जब जो लोग हैं वो काम करने से मना कर देते हैं। कि ये क्यों होता है? क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो पहले उन्हें पे दी जा रही थी, और उन्हें बेटर कंडीशंस चाहिए होती हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स। इकोनॉमिक स्ट्राइक, इस स्ट्राइक में वेजेस या सैलरी और बोनस के लिए स्ट्राइक करी जाती है, काम बंद किया जाता है। सेकेंड इज़ सिंपैथेटिक स्ट्राइक,
इस स्ट्राइक में ऐसा नहीं होता कि वो अपने एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट जा रहा है, इसमें यही है कि वो दूसरे वर्कर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। थर्ड इज़ जनरल स्ट्राइक। सो जनरल स्ट्राइक क्या होती है? ऐसी डिस्प्यूट जो माइनर्स या फिर माइन ओनर्स के बिटवीन होती है, क्योंकि उन्होंने जो एक्स्ट्रा वो वर्क कर रहे थे उनकी पेमेंट कम कर दी। और कह सकते हैं कि जो ये स्ट्राइक है ये सारे ट्रेड यूनियन मेंबर्स के थ्रू करी जाती है इंडस्ट्री और रीजन में, ताकि उनके सारे वर्कर्स की सारी डिमांड्स एक्सेप्ट हो जाएं। फोर्थ इज सिट डाउन स्ट्राइक। यहाँ पे वर्कर्स अपना काम नहीं छोड़ते, यानी कि उस वर्क प्लेस को नहीं छोड़ के जाते, लेकिन वो वहाँ पे बैठ के अपना प्रोटेस्ट करते हैं, यानी कि वो स्ट्राइक करते हैं। इसे हम पेन डाउन स्ट्राइक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज स्लो डाउन स्ट्राइक। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि वो काम करना नहीं छोड़ते, लेकिन काम की स्पीड कम करते हैं। नेक्स्ट इज लॉकआउट। लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर के थ्रू करा जाता है जब उसने नई टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे बनाई होती हैं, जैसे उनको पेमेंट कितनी मिलेगी अब से, तो वहाँ पे ये है कि आप अगर एक्सेप्ट करोगे तो ही यहाँ पे लॉकआउट हटेगा, अदरवाइज ये लगा रहेगा। ये एम्प्लॉयर्स के थ्रू करा जाता है। नेक्स्ट इज घेराव। इसमें ये होता है जो मेंबर्स हैं, यानी कि जिससे हमने अपनी डिमांड्स पूरी करवानी है, उनको हमने जाने नहीं देना वहाँ से, तो एक घेरा बना के वहाँ पे बैठ जाते हैं। इनका मतलब है कि एनसर्कलमेंट कह सकते हो। नेक्स्ट इज पिकेटिंग। इसका ये मतलब है जैसे धरना देते हैं तो कलेक्टिवली एक जगह पे बैठ जाते हैं, यानी कि अगर वर्कर्स की डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो रही हैं तो वो मेन गेट पे वहाँ पे बैठ जाएंगे, और ये होता है कि उनको अटेंशन मिले वहाँ पे, ठीक है। ये और लोगों को ये बताना, जनरल पब्लिक को ये शो करना कि हमारे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में इनजस्टिस हुआ है। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। फर्स्ट कॉज इज़ इकोनॉमिक इश्यूज। जैसे हमने पहले पढ़ा कि वेजेस या सैलरीज अच्छे से नहीं मिल रही हैं, जितना आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रही हैं, तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज़ वायलेंस एंड इनडिसिप्लिन। सो ये भी एक बिग कॉज बन जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, जब पॉलिटिकल इश्यूज, वायलेंस या इनडिसिप्लिन यहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि वर्कर्स उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा जैसे उसे करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे वायलेंस हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं। सिंपथेटिक इश्यूज। सो सिंपथेटिक इश्यूज़ क्यों होते हैं? जब यहाँ पे कोई इनजस्टिस होता है एक वर्कर के साथ, तो जो यूनियन के मेंबर्स होते हैं वो उसको सपोर्ट करने के लिए सिंपथेटिकली सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड इश्यूज। These type of causes include undeserved punishment and verbal abusement। मतलब कि वर्कर्स के बीच में या एम्प्लॉयर्स के बीच में कोई अब्यूजिंग वर्ड्स बोल दिए या फिर अनडिजर्व पनिशमेंट दे दी, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड इश्यूज अराइज हो जाते हैं। देन मिसलेनियस कॉजेज, जो आवर्स या डे ऑफ वर्क से भी कनेक्टेड होते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज या इंस्टीट्यूशनल कॉजेज इसमें इंक्लूड होते हैं। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। नेक्स्ट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट। सेटलमेंट विदाउट स्टेट इंटरवेंशन, यानी कि स्टेट की इंटरफेरेंस के विदाउट हमने सेटलमेंट करनी है डिस्प्यूट की। फर्स्ट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। ऐसा एग्रीमेंट जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है, जो हेल्प करता है रेगुलेट करने में वर्किंग कंडीशन, वेजेस एंड अदर टर्म्स को, यानी कि इसकी जो प्रॉपर मैनेजमेंट करने में, एंड इसको हम कहते हैं बार्गेनिंग एग्रीमेंट। सबसे पहले क्या करना होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग या फिर एग्रीमेंट को करने में? एक तो प्रेजेंटेशन बनानी होती है उनके जो भी ग्रेवियंसेस हैं या फिर डिमांड्स हैं एम्प्लॉयज़ की। सेकेंडली उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए डिस्कशन होती है, नेगोशिएशंस होते हैं, और उनकी जो भी ग्रेवियंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज़ के साथ में, उनको यहाँ पे नेगोशिएट करा जाता है। नेक्स्ट इज़ एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है या फिर इनफॉर्मल भी हो सकता है। और फोर्थ पॉइंट, अगर यहाँ पे नेगोशिएशन में फेलियर हो जाता है तो यहाँ पे स्ट्राइक्स और लॉकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ वॉलंटरली आर्बिट्रेशन। वॉलंटरली का मतलब ही होता है अपनी इच्छा के अनुसार। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि थर्ड पार्टी को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो दोनों पार्टीज़ के बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रही है उनको सेटल करने के लिए अपना डिसीज़न सुनाए। अब वो जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे डिसीज़न सुनाएगा, वही उन दोनों को मानना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था सेटलमेंट विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है। तो अब आ गया इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट में कैसे सेटलमेंट करी जाती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की।
सबसे पहले कंपल्सरी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाइपर्टाइट कंपनीज। बाइपर्टाइट का मतलब क्या होता है, जब बाई मीन्स टू, ठीक है, तो जब यहाँ पे वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स की दोनों की सुनी जाए, इक्वली इन्वॉल्व हो कोई भी चीज़ में जो कंपनी में हो रही है, तो वहाँ पे ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज़ के लिए कि बाइपर्टाइट कंपनीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपल्सरी कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जो सारे वेजेस या कंडीशंस की जो भी वायलेंस हो रहा है, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया जाए, तो ये कंपल्सरी कर दिया जाए यहाँ पे। एंड थर्ड इज़ कॉन्सिलेशन एंड मेडिएशन, वॉलंटरी एंड कंपल्सरी। मेडिएशन जस्ट एक डिस्कशन होती है, लेकिन कॉन्सिलेशन का मतलब है एक एडवाइस देना, ठीक है, ताकि जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो यहाँ पे दिया जा सके। और जो मेडिएशन है वो एक रिटन एग्रीमेंट होता है, फॉर्मल वे में होता है, और कॉन्सिलेशन इनफॉर्मल वे में और वर्बल होता है। फोर्थ पॉइंट इज़ कंपल्सरी इन्वेस्टिगेशन। इसमें यह है कि जैसे थर्ड पार्टी को आपका कोई केस हैंडल करना है, कि आपकी डिस्प्यूट रिजॉल्व करनी है, तो वो यहाँ पे आपके एविडेंसेस और केस को ध्यान से सुनेगा, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसे काफ़ी सारे एविडेंसेस चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कंपल्सरी आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, ऑन द अदर हैंड एडजुडिकेशन का मतलब होता है पब्लिक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। और जो आर्बिट्रेशन है वो एडीआर की फॉर्म होती है, यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और ये वॉलंटरली होती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर एडजुडिकेशन की बात करें तो वो जज के थ्रू वहाँ पे कंडक्ट करी जाती है। सो ये हमारे सेकंड पॉइंट के 5 पॉइंट्स थे, ये सारे करने ज़रूरी होते हैं ताकि हम सेटलमेंट कर सके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होती हैं। नेक्स्ट इज़ मेजर्स टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशंस। पहले हमने सेटलमेंट करी थी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कम कर रही थी, और अब हम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को सही करने के लिए। प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट में क्या होता है, जो यहाँ पे मैनेजमेंट है वो फोकस करती है ऑन वर्कर्स पे, उनके राइट्स पे, उनके जो भी इंटरेस्ट हैं इकोनॉमिक हो या सोशल हो, यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन होती है, और इसका प्रोएक्टिव अप्रोच यहाँ पे फॉलो किया जाता है ताकि जो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको समझा जाए और उनके सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाले जाएँ। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल यूनियन, जो कि एक क्रूशियल पार्ट है फॉर गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए, ये रिप्रेजेंट करता है वर्कर्स को, एंड अगर ये स्टेबल नहीं होगी तो ये नेगोशिएट नहीं कर पाएगा विद मैनेजमेंट की जो वर्कर्स हैं, और उन्हें सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा कि उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए। थर्ड पॉइंट इज़ एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है और लेबर दोनों ही यहाँ पे एटमॉस्फेयर बनाने में हेल्प करते हैं। जो यहाँ पे मैनेजमेंट है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें प्रोग्रेसिव कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि वर्कर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन करनी चाहिए, एंड इसी के साथ इनका म्यूचुअल ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और एटमॉस्फेयर बनता है कॉन्फिडेंस का, ठीक है। म्यूचुअल एकोमोडेशन, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें उस एग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज करना होगा, जिसे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग का नाम देते हैं, जो ट्रेड यूनियन द्वारा बनाया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है कि आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो इस एग्रीमेंट को फॉलो करके। एंड इसमें ये भी है कि आप गिव एंड टेक को फॉलो करें, ना कि टेक एंड लीव को। फिफ्थ पॉइंट इज सिंसियर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स। अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे जो भी सेटलमेंट्स हुई हैं बिटवीन बोथ यूनियंस और मैनेजमेंट के बिटवीन। सिक्स्थ पॉइंट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो उनकी पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज किया जाए ताकि वो भी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें वर्क्स कमेटी, जॉइंट कंसल्टेशन एंड अदर मेथड्स का। तो ये उनकी इम्प्रूव करेगी कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स, ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ सके। बेसिकली हम इसमें पढ़ते हैं कि वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए ये कमिटीज़ बनाई गई हैं, इनके रोल्स के बारे में उनको बताना, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट इज़ साउंड पर्सनल पॉलिसीज़। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ बनाई जाएं वर्कर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्ट करके, एंड ये स्टेट किया जाए कि उनके माइंड में ऐसी कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए एक दूसरे को लेकर। इसका मोटिव मेनली क्या होता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फेयर ट्रीटमेंट किया जाए ईच एंड एवरी पर्सन वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। एट्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट्स रोल।
अगर जो वर्कर्स या मैनेजर्स फेल हो जाते हैं कि हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बनता है या फिर उनको भी इंटरफेयर यहाँ पे करना चाहिए ताकि वो सेटल कर सके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को। एंड वो कैसे कर सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लॉज बना के अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. So these are some methods which is used to prevent industrial dispute. First method is model standing orders. इसमें ये है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लेड की गई हैं बाय ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो वर्किंग आवर्स के रिलेटेड हों, चाहे वो लीव्स के रिलेटेड हों। जैसे यहाँ पे वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को या एम्प्लॉयर्स को ये पता होना चाहिए कि उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या हैं रिलेटेड टू हॉलीडेज़, वर्क टाइमिंग या कितने शिफ्ट्स लगनी हैं उनके रिलेटेड। एंड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल एक्ट 1947, अगर यहाँ पे 100 वर्कर्स एम्प्लॉय होंगे या उनसे ज़्यादा होंगे, तभी यहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स फ्रेम किए जाएंगे विद कंसल्टेशन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, और जो ये ऑर्डर्स आपने बनाए हैं ये प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए, सर्टिफाई होने चाहिए, डिस्प्लेड प्रॉपरली बाय द एम्प्लॉयर फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कर्स, यानी कि उनको क्लियर हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ कोड ऑफ इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, कैसे हम डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं, नेगोशिएशन, कंसिलेशन या वॉलंटरी आर्बिट्रेशन करके। तो इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है सेटलमेंट में। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट इज़ to eliminate all forms of coercion, intimidation and violence। यानी कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, इंटिमिडेशन हो रहा है, सो इसको कम करने के लिए यहाँ पे कोड ऑफ इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन स्टैब्लिश किया जाता है। टू मेंटेन डिसिप्लिन, ये तो सिंपल है, टू अवॉइड वर्क स्टॉपेज एंड टू प्रमोट कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन पार्टीज कंसर्न्ड एट ऑल लेवल्स। कोड ऑफ इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन को स्टैब्लिश करने का क्या मोटिव होता है, डिस्प्यूट सेटल करना ये सारे मेथड से। सेकंड इज़ एलिमिनेट करना इन चीज़ों को। थर्ड इज़ डिसिप्लिन स्टैब्लिश करना। फोर्थ इज़ वर्क जो रुका हुआ है उसको देखना। फिफ्थ इज़ रिलेशंस अच्छे बनाए रखना बिटवीन पार्टीज़, यानी कॉपरेशन बनाए रखना। थर्ड पॉइंट इज़ वर्क कमेटी। वर्क कमेटी कब सेटल की जाती है, जब आपकी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में 100 या 100 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। वर्क कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रमोट करना। अकॉर्डिंग टू इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, वर्क कमेटी कंसर्न करती है विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर एंड फाइन फंड्स के साथ, या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करवाई जाएं या सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। फोर्थ इज़ कोई भी ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है या प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे लगाए जाएं। कंडीशंस कैसी हैं जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, टेम्परेचर सही है, वेंटिलेशन, सैनिटेशन, दीज ऑल आर इंक्लूडेड। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कि जहाँ कैंटीन है वहाँ पे पीने का पानी हो या टेबल्स वगैरह लगे हों, डाइनिंग रूम्स हों, सो दीज आर ऑल इंक्लूडेड विच इज़ कंसर्न्ड विद वर्क कमेटी। फोर्थ पॉइंट इज़ जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स। लेबर पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया कि जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल को सेटअप किया जाए अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन 1956। ठीक है, 1956 है यहाँ पे, वैसे हमारा एक्ट है इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन एक्ट 1957। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स। एंड जो भी यहाँ पे डिसीजन होता है जेएमसी का, यानी कि जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल का, वो बिना किसी देर के इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, जेएमसी मेंबर्स जो हैं वो प्रॉपरली ट्रेनिंग वहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। 3 मेन एरियाज यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंसल्टेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। जॉइंट काउंसिल में अगर यहाँ पे इंडस्ट्री में 500 या 500 से ज़्यादा मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जॉइंट काउंसिल बनानी चाहिए। एंड जो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी को फिक्स करेगी और ऑप्टिमम प्रोडक्शन और एफिशिएंसीज को मेंटेन करेगी। उसके बाद इसके फीचर्स क्या आते हैं, फीचर्स की इसके जो मेंबर्स हैं वो एक्चुअली एंगेज होंगे यूनिट्स में, और सेकेंडली कि जो ये चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उस यूनिट का, वो उसका चेयरमैन भी हो सकता है और वाइस चेयरमैन भी हो सकता है, जो नॉमिनेट किया जाएगा बाय वर्कर मेंबर्स से। और थर्ड, जॉइंट काउंसिल का टाइम पीरियड होता है 2 ईयर्स के लिए, और उनको एक बार मिलना पड़ता है क्वार्टर के बाद, यानी 3 मंथ्स के बाद। एंड नेक्स्ट इज जो भी डिसीजन होंगे इनके, वो ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग्स पे लिए जाएंगे। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल और क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड
प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। एंड ये चेक करता है ऑप्टिमम प्रोडक्शन, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, नॉर्म्स ऑफ मैन एंड मशीन। नेक्स्ट इज़ ये शेड्यूल्स को प्रिपेयर करता है ऑफ वर्किंग आवर्स और हॉलीडेज़ के, एंड एडिक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर ट्रेनिंग के लिए, रिवॉर्ड्स भी यही मेंटेन करता है और सजेशन भी देता है। ठीक है, जो ये हम पढ़ रहे हैं ये पॉइंट्स किसके हैं, ये जॉइंट काउंसिल के हैं। ठीक है, 6th पॉइंट इज़ लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948, अगर आपकी फैक्ट्री में 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लेबर वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, एंड जो भी सारी फैसिलिटीज़ को लुकआउट करेगा कि आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग सेफ्टी है या नहीं, वर्कर्स के रिगार्डिंग और उनके वेलफेयर के लिए। वो एक कम्युनिकेशन लिंक के तरह काम करेगा जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ जोड़ेगा, एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स या ग्रीवियंस प्रोसीजर को भी वो हैंडल करेगा। 7th पॉइंट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग। एक प्रोसेस होता है जिसमें एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मीट करते हैं एंड कंट्रैक्ट करते हैं, एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिससे जो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही वो सॉल्व कर लेते हैं एक एग्रीमेंट के बेस पे, डिस्कशन करके, नेगोशिएशन करके। 8th इज़ ट्रिपरटाइट बॉडीज़। ट्रिपरटाइट मीन्स ट्री मीन्स 3। तो जो यहाँ पे 3 कॉन्फ्रेंसेस हैं वो सेंट्रल लेवल पे ऑपरेट करी जाती हैं, जैसे इनके नाम याद करने पड़ेंगे, जैसे इंडिया लेबर कॉन्फ्रेंस, स्टैंडिंग लेबर कॉन्फ्रेंस, वेज बोर्ड एंड इंडस्ट्रीज कमेटी। स्टेट लेवल पे स्टेट लेबर एडवाइजरी बोर्ड सेटअप किए जाते हैं, और जो रिकमेंडेशन इन बॉडीज़ के थ्रू गिवन होती हैं या दी जाती हैं वो यहाँ पे नॉन स्टैट्यूटरी होती हैं, जो किसी लॉज के थ्रू सेटअप नहीं की गई हैं। ठीक है, और स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो लॉज के थ्रू सेटअप की गई हैं। तो दिस इज़ द ट्रिपरटाइट बॉडीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स है जो बेसिकली मेंबर्स और मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स से बनी हुई है, जिसमें प्रोफेशनल्स और सैलरीड वर्कर्स दोनों आते हैं। डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, जो लेबर यूनियन है या ट्रेड यूनियन है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स होती है। ये क्यों बनाई जाती है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और उसी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये डेफिनेशन फ्लिपो ने दी है। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स होती है। फीचर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन है वो कंटिन्यूस बेसिस पे चलती है, परमानेंट बॉडी है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ऑल द इंटरेस्ट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। ये हमने पहले भी पढ़ा कि ये सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वर्कर्स का उसको प्रोटेक्ट करता है, इम्प्रूव करता है एंड प्रमोट करता है। थर्ड इज़ कि ये कलेक्टिव एक्शंस के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करता है, चाहे वो नेगोशिएशन हो, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो। देन जो ट्रेड यूनियन है सिर्फ और सिर्फ एक काम पे ही नहीं फोकस करता, जैसे सिर्फ वर्कर्स को बेनिफिट देने, बल्कि ये उनके स्टेटस को भी रेज करता है। ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ प्री 1918 द जेनेसिस ऑफ द लेबर मूवमेंट इन इंडिया। आफ्टर द सेटिंग अप ऑफ टेक्सटाइल और जूट माइल्स, यहाँ पे रेलवेज़ को लेट डाउन किया गया 1850s में, जहाँ पे वर्कर्स एट्रोसिटीज़ सबके सामने लाया गया इन द सेंस कि वो लाइमलाइट थे उस टाइम पे। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ लेबर मूवमेंट का? 1860s में लेबर मूवमेंट का ओरिजिन हुआ। उसके बाद बॉम्बे में 1875 में फर्स्ट लेबर एगिटेशन अकर हुआ। तो बेसिकली जब टेक्सटाइल और जूट माइल्स सेटिंग अप हो गई उसके बाद रेलवे लाइन्स आई, मतलब रेलवेज को लेट डाउन किया गया 1850s में। देन वर्क एट्रोसिटीज़ को हमने देखा, उसके बाद लेबर मूवमेंट आई 1860s में। देन 1875 में फर्स्ट लेबर एगिटेशन देखने को मिला बॉम्बे में। ठीक है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ एसएस बंगले, और ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा था वर्कर्स, स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन पे। ठीक है, इसके कारण ही फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन 1875 स्टैब्लिश हुई थी, और जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है वो पास हुआ 1881 में। 1891 में एम.एन. लोखंडे ने स्टैब्लिश किया बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन। दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन इन इंडिया। तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन
1918 तक, ठीक है, क्या क्या हुआ लेबर मूवमेंट के रिलेटेड। सबसे पहले टेक्सटाइल और जूट माइल की स्टैब्लिशमेंट के बाद में रेलवेज़ आई। देन रेलवेज़ के बाद में हमने एट्रोसिटीज़ देखी, लेबर मूवमेंट देखे। उसके बाद लेबर एगिटेशन इन 1875 में। देन यहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन 1875 में स्टैब्लिश की गई। देन फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में। और लास्ट इज M.N. लोखंडे ने बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया। अब इसके फीचर्स क्या हैं इस मूवमेंट के। लीडरशिप यहाँ पे थी जो प्रोवाइड करी गई बाय सोशल रिफॉर्मर्स, नॉट बाय वर्कर्स। जो ये मूवमेंट है वो मेनली वेलफेयर ऑफ वर्कर्स पे फोकस कर रहा था रेदर देन देयर राइट्स। एंड ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज था, पर ये सारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर वॉज नो पैन इंडिया प्रेजेंट। एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन और एजेंडा यहाँ पे मिसिंग था। इनकी सारी डिमांड्स एक ही फोकस पे थी, यानी कि वुमेन और चिल्ड्रन पे। सेकेंड पॉइंट इज 1918 से 1924 द अर्लियर ट्रेड यूनियन फेज। इस पीरियड को ट्रेड यूनियंस का बर्थ कहा जाता है एंड ये ऑर्गेनाइज हुआ विद अ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ यूनियंस इन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। अब यहाँ पे वर्कर्स को कैसे लाइमलाइट में लाया गया। जब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, जैसे 1914 से लेके 1918 तक हुई थी वर्ल्ड वार 4 इयर्स की, तो यहाँ पे ये है कि उस टाइम पे काफ़ी सारा एक्सपोजर हुआ था, काफ़ी सारे लिविंग कंडीशंस ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पे वर्कर्स लाइमलाइट में आए थे। और इस पीरियड को हम कह सकते हैं द अर्ली ट्रेड यूनियन फेज। देन AITUC जो ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है इंडिया में 1920 में सेटअप की गई, ठीक है, 1920 में। एंड ये किसने करी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिजा, NM जोशी एंड दीवान चमन लाल। एंड जो लाला लाजपत राय हैं उन्हें इलेक्ट किया गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस ट्रेड यूनियन। एंड यहाँ पे 1920 में दिस फेडरेशन वॉज सेटअप। Next, some factors that influence this movement, which is the earlier trade union phase. First factor है जब प्राइस इंक्रीज हो रहा था ड्यूरिंग वॉर, तो इसी के साथ जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो होने लगा लोगों का। एंड दे थॉट कि अभी उन्हें कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉलो करनी पड़ेगी थ्रू दिस ट्रेड यूनियन मूवमेंट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ होम रूल। गांधीयन लीडरशिप एंड सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस हेल्प करती हैं वर्कर्स के प्लाइट को और एनहांस करने में। एंड यहाँ पे वर्कर्स की प्रोफेशनल लीडरशिप देखी जाएगी एंड गाइडेंस दी जाएगी उन्हें। रशियन रेवोल्यूशन एंड अदर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स मोराल्स को बूस्ट करते हैं वर्कर्स के विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 1919। देन थर्ड पॉइंट इज 1925 से 1934 पीरियड ऑफ लेफ्ट विंग ट्रेड यूनियनिज्म। सो दिस होल एरा डिपेंडिंग अपॉन इंक्रीजिंग मिलिटेंसी एंड रेवोल्यूशनरी अप्रोच। यहाँ पे मेन लीडर्स कौन से हैं जो इस मूवमेंट में रोल प्ले करेंगे, VV गिरी एंड NM जोशी। देन उसके बाद AITUC जो ट्रेड यूनियन है सबसे ओल्डेस्ट, वो स्प्लिट अप हो गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, जिसे हम कहते हैं NTUF एंड ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कि AITUC। देन उसके बाद ये बताया गया है कि यूनिटी की ज़रूरत पड़ी, इसलिए जो सारी यूनियंस थी वो AITUC में मर्ज कर दी गई, यानी कि मिला दी गई। एंड देन गवर्नमेंट ऑल्सो रेडी थी उनकी न्यू इनोवेशन और आइडियाज़ को सुनने के लिए ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज 1935 से 1938 द कांग्रेस इंटरगनम, जिसका मतलब होता है ऐसा टाइम जब नॉर्मल गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है बिटवीन टू सक्सेसिव राइन्स एंड रिजीम्स। अगर हम एक और एग्जांपल लें नॉर्मल लाइफ में, अगर जैसे कोई राजा है, ठीक है, उसकी डेथ का हम पता नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी इंटरगनम नहीं होगा। इंटरगनम का सिंपल मीनिंग है इंटरवल, ठीक है, और या फिर इंटरप्शन कह सकते हो। एक तरह से जब राजा मर जाता है तो उसकी जो गद्दी है वो खाली हो जाती है, उसे भी हम एक टाइम पीरियड कहते हैं जब वहाँ पे कोई बैठा नहीं है, ठीक है।
अब इस फेज़ में बहुत सारी यूनिटी हमें देखने को मिलती है बिटवीन डिफरेंट यूनियंस। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो अपने पावर्स इंजॉय कर रही थी इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस, ठीक है, बाय 1937। एंड इसके साथ ही क्या हुआ, बहुत सारे और यूनियंस भी ऐड होने लगी इन नेशनलाइज्ड मूवमेंट में। 1935 में अब जो ARTUC है वो मर्ज हो गया AITUC में, ठीक है। डिफरेंट लेजिस्लेशंस थे वो पास किए गए बाय प्रोविंसिकल गवर्नमेंट, जो ट्रेड यूनियन है उसको ज़्यादा पावरफुल बना रहे थे। और जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का अप्रोच है वो प्रमोट करता है वर्कर्स के इंटरेस्ट को वाइल प्रोटेक्टिंग इंडस्ट्रियल पीस। सो बेसिकली जो ये मिनिस्ट्रीज़ हैं वो हेल्प करती हैं वेजेस राइज करने में, बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करने में। एंड कई मिनिस्ट्रीज़ ट्रीट करती हैं स्ट्राइक्स को एज अ लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़। Then next point is 1939 से 1946 पीरियड ऑफ लेबर एक्टिविटीज़म। इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करी गई है जिसका टाइम पीरियड है 1939 से 1945। बट बेसिकली अगर इस पॉइंट की बात करें ये 1946 तक है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स की वो उसको लो कर देती है। एंड ये स्ट्रेंथ भी देती है और कह सकते हैं कि फोकस बनाए रखती है इस मूवमेंट पर, पीरियड ऑफ लेबर एक्टिविटीज़म। इन इश्यूज़ के चलते अब जो मूवमेंट है वो स्प्लिट हो जाता है आगे फर्दर, और जो मूवमेंट है वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता जाता है। एंड कह सकते हो कि लेजिस्लेशंस लाइक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 एंड बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 1946 वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस यूनियन की मूवमेंट को स्ट्रेंथ करने में। एंड जो मूवमेंट है वो मोर एंड मोर स्ट्रेंथन होता जाता है। सिक्स्थ पॉइंट इज़ 1947 जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, कह सकते हो पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रेड यूनियनिज्म। अब यहाँ पे INTUC वॉज फॉर्म्ड इन 1947 में। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये ट्रेड यूनियन यहाँ पे फॉर्म हुई एंड अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट इज द हिंद मजदूर सभा वॉज फॉर्म्ड इन 1948 अंडर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। अब इस सोशलिस्ट पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके भारतीय मजदूर संघ भी फॉर्म हुआ 1955 में। देखो पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी फर्स्ट यूनियन जैसे INTUC आई इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, अगर सेकंड की बात करें वो वल्लभ भाई पटेल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाली आई थी एंड सेकंड वाली आई थी जो प्रजा पार्टी वाली थी, ठीक है, 1948 वाली। एंड देन लास्ट में भारतीय मजदूर संघ आए 1955 में। एंड जो ये भारतीय मजदूर संघ है ये BJP से जुड़ा हुआ है करंटली। देन अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के दौरान जो ट्रेड यूनियंस हैं वो टाइड अप होने लगी विद पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। उनकी जो ट्रेड यूनियंस हैं फर्दर बढ़ने लगी। जो पार्टीज़ थी वो अपनी भी ट्रेड यूनियन फर्दर बनाने लगी। बट इसका ये एक डिसएडवांटेज भी था कि लिबरलाइजेशन जब आई, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी आई थी 1991 में, तो उस टाइम पे इसका जो इन्फ्लुएंस है थोड़ा वो कम हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इश्यूज आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिलेटेड, यानी कि लेबर कोड रिफॉर्म्स या मिनिमम वेजेस। ये जो इश्यूज हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे थे। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन, फर्स्ट इज़ वेजेस एंड सैलरीज। सो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। वेजेस और सैलरीज तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ही होता है एक ट्रेड यूनियंस का। एंड इन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री वेजेस और बेनिफिट्स यहाँ पे डिटरमाइन किए जाते हैं, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, वेज बोर्ड्स हो गया, कॉन्सिलेशन, एडजुडिकेशन, ये सारे हमने कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि जो वर्किंग प्रोसेसेस हो रहे हैं प्रॉपर इंक्वायरी के साथ हों और प्रॉपर उनकी जो वेज सीन है प्रॉपर फॉर्म के थ्रू यहाँ पे शो होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट इज़ वर्किंग कंडीशन। एंड यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में सबसे ज़्यादा कॉमन पॉइंट यही आता है कि आप वहाँ पे उनकी सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर का ध्यान रखना है उनकी, ठीक है, वर्कर्स की। सेकंड पॉइंट इज़ जो यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको बेसिकली फैसिलिटीज़ दी जाएं नॉर्मल, जैसे हमने पहले किया था, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, वेंटिलेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया। सो थर्ड पॉइंट में वही बताया गया है, बस एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया हुआ है कि वर्किंग आवर्स मिनिमम होने चाहिए, वेजेस वगैरह दी जाएं। एंड देन थर्ड पॉइंट इज़ अ पर्सनल पॉलिसी।
पर्सनल पॉलिसी उनकी प्रमोशन, ट्रांसफ़र और ट्रेनिंग के रिलेटेड होनी चाहिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि उनको वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं। अगर कुछ वहाँ पे हौच पौच होता भी है, ठीक है, जैसे कोई भी इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, वॉयलेंस क्रिएट होता है, तो उस केस में यहाँ पे करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं। एंड अगर एक्शंस लिए जा भी रहे हैं तो उसके बाद ये भी देखा जाए कि वो इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं या नहीं करे जा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ वेलफेयर। तो बेसिकली उसका मेन मोटिव होता है कि वर्कर्स के वेलफेयर पे फोकस करे, और इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि उसके बच्चे या उसके फैमिली मेम्बर्स भी इसमें इंक्लूड हों। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स रिलेशनशिप। यहाँ पे उसमें एक क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस क्रिएट होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए दोनों के बीच में। एंड देन उसके बाद आ गया सेफ गार्डिंग, ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। ट्रेड यूनियन है वो हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने में, और हेल्प करती है उनको सपोर्ट करने में, क्रिएट करने में प्रोसीजर्स, ताकि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उन्हें रिजॉल्व करा जाए। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट इज चैलेंजेस ऑफ ट्रेड यूनियन। तो बेसिक चैलेंजेस हमारे दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आते हैं, अनइवन ग्रोथ ऑफ यूनियनिज्म। यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट आ गया, जो ट्रेड यूनियंस हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज का साथ देती हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज कि स्मॉल सेक्टर में एग्रीकल्चर, लेबर एंड डोमेस्टिक सेक्टर में काफ़ी कम एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रेड यूनियन की। एंड जो ट्रेड यूनियनिज्म है हैव टच्ड ओनली अ पोर्शन ऑफ वर्किंग क्लास। सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास को वो टच करता है, यानी कि वर्किंग क्लास को ही हेल्प प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन स्मॉल साइज ऑफ यूनियनिज्म। मोस्ट ऑफ जो ट्रेड यूनियंस होती हैं उसमें कम मेंबर्स होते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है उनकी इनएफिशिएंसी का। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल वीकनेस, यानी कि उनका बजट जो है वो कम होता है, ईयरली इनकम कम आती है और इनएडिक्वेट आती है। सब्सक्रिप्शन रेट काफ़ी लो होता है, मतलब कि जो मेंबर्स अपना सब्सक्रिप्शन पे करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है और टाइम में नहीं करते हैं। एंड देन ड्यू टू दीज वीकनेसेस जो मोस्ट ऑफ यूनियंस हैं वो अपना मेंटेन नहीं कर पाती हैं पोजीशन को। देन फोर्थ पॉइंट इज़ मल्टीप्लिसिटी यूनियन रिवैलरी। सो राइवल्स क्या होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में। एंड देन इसका मतलब क्या है कि अगर वो एग्जिस्ट करेंगे तो उसी के साथ यहाँ पे अनहेल्दी ग्रोथ होगी ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स की। फिफ्थ पॉइंट इज़ इंटर यूनियन राइवलरी। जब यहाँ पे कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज होता है एक या एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस में, तो हम उसे इंटर यूनियन राइवलरी कहते हैं। जो ये कॉम्पिटिटर्स हैं, जो टू या टू से ज़्यादा यूनियंस हो गई, तो ये रिड्यूस कर देते हैं एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स की, एंड देन कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर्स को भी रिड्यूस कर देते हैं। सो दीज आर 5 पॉइंट्स ऑफ इंटरनल चैलेंजेस। देन सेकंड पॉइंट इज़ एक्सटर्नल चैलेंजेस, जिसमें ग्लोबलाइजेशन आती है। ग्लोबलाइजेशन में 3 प्रोसेसेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड पॉलिटिकल चेंजेस। ग्लोबलाइजेशन का मतलब बेसिकली होता है कि इंटरडिपेंडेंट होके कनेक्ट करना मोर एंड मोर कंट्रीज़ को, तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे हो, पॉलिटिकल बेसिस पे हो या फिर इकोनॉमिकल बेसिस पे हो। एंड ये अफेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट को एंड इंक्रीज करते हैं ग्लोबल कंपटीशन। सो नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर गवर्नमेंट अपना फोकस लेबर से उठा के इन्वेस्टर्स पे डालती है, ठीक है, यानी कि पोस्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो वो वीकन कर देगा ट्रेड यूनियंस के स्टैंड्स को, ठीक है। थर्ड इज़ मैनेजरियल स्ट्रैटेजीज एंड HRM पॉलिसीज़। इसमें यह है कि पहले ही माना जाता है कि जॉब सिक्योरिटीज़ को क्रूशियल पार्ट माना गया है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो सिक यूनिट क्यों ना हो। बट नाउ अब एडवांसमेंट हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसमें क्या है कि ट्रैक करनी पड़ती है आउटपुट और प्रोडक्टिविटी रेट को। लार्ज नंबर ऑफ ब्लू कॉलर जॉब्स हैज़ ट्रांसफर टू वाइट कॉलर जॉब्स दैट इंक्रीज द मैनेजमेंट कंट्रोल। तो इसका मतलब क्या है, प्रमोशंस एंड ट्रांसफ़र्स हो गए हैं, यानी कि ब्लू कॉलर यानी कि जो जैसे फॉरमैन की जॉब होती है, वाइट कॉलर हो गई CA वगैरह की जॉब हो गई। तो इसमें ये भी माना गया है कि ये भी चैलेंज है एक, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल मैनेजमेंट का कंट्रोल हो गया, तो
जो ट्रेड यूनियंस हैं उनका कंट्रोल यहाँ पे कम होता है, तो यहाँ पे जो उनकी पावर है वो वीकन हो जाती है। तो दीज आर द एक्सटर्नल चैलेंजेस। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आज का। एंड देन हम क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, क्या आंसर्स हैं उनके। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ वर्कर रिजॉर्ट टू, इसका आंसर है स्ट्राइक। मतलब जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक्स का सहारा लेते हैं। एंड देन सेकंड पॉइंट इज़ इन विच काइंड ऑफ स्ट्राइक वर्कर्स कैन नॉट लीव द वर्क प्लेस बट स्टॉप द वर्क बाय सिटिंग देयर। इसका आंसर है जी फर्स्ट सिट डाउन स्ट्राइक, जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो वही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट इज डैश इज द कलेक्टिव एक्शन ऑफ वर्कर्स अंडर विच द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट अलाउड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। इज बी घेराव। देन फोर्थ क्वेश्चन इज धरना किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी है घेराव। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज विच आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो इसका आंसर ये सारे ही होंगे। यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन है वो कट हो गया। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, वायलेंस एंड इनडिसिप्लिन एंड सिम्पैथिक इश्यूज़, तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कॉजेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डिफाइन एंड रेगुलेट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड बीइंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन दैम। इसका आंसर है जी मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो हमें टर्म्स एंड कंडीशन बताता है। सेवन्थ इज टर्म्स ऑफ जॉइंट काउंसिल, तो इसका है कि 2 ईयर्स तक इसकी टर्म होती है, जैसे हमने पढ़ा था। देन एट्थ इज डैश डिफाइन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, कौन डिफाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़, सो इसका आंसर है कोड ऑफ डिसिप्लिन। Then personal policies should be formulated in consultation with workers and their representatives if they are to be implemented effectively. तो ये ट्रू है क्योंकि हमें कंसल्ट करना पड़ता है विद वर्कर्स पर्सनल पॉलिसीज़ बनाने के लिए। नेक्स्ट इज़ हमें जो मैनेजमेंट है उनको प्रोएक्टिव अप्रोच फॉलो करना पड़ता है इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, ये भी ट्रू है। देन 11th क्वेश्चन इज कितने फेजेस हमने पढ़े थे ग्रोथ के, हमने 6 फेजेस पढ़े थे। 12th क्वेश्चन इज मिलिटेंसी और रेवोल्यूशनरी अप्रोच किस ट्रेड यूनियन के पीरियड में आया है, सो इसका आंसर है लेफ्ट विंग ट्रेड यूनियन के पीरियड में। 13th क्वेश्चन इज जो ऑब्जेक्टिव नहीं है ट्रेड यूनियन का, आंसर इज इनडिसिप्लिन। 14th इज एक्सटर्नल चैलेंज कौन सा है, इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन। एंड देन लास्ट इज हिंद मजदूर सभा किससे एफिलेटेड है, किस पार्टी से एफिलेटेड है, सो द आंसर इज समाजवादी पार्टी।